नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। बाजार की स्थिति इस समय जो है बड़ी असमंजस वाली है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर के कि बाजार में क्या और गिरावट गहराएगी या फिर बाजार में पिछले कुछ दिनों में जो थोड़ी बहुत रिकवरी के साइन हैं वो एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखे जाएं। एफआईएस की बिकवाली अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा उसमें कमी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन आगे चल करके क्या होगा इसको लेकर के असमंजस है। ट्रंप के टैरिफ ने लगातार परेशान करके रखा हुआ है। क्या आगे आने वाले समय में भी क्या कुछ ऐसे बयान आएंगे जो कि बाजार के लिए नुकसानदायक होंगे? ऐसी तमाम परिस्थितियों में अभी बाजार को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के विशेष मेहमान आशीष सोमैया जी जुड़ चुके हैं, वाई टॉक के सीईओ। आशीष सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये वो साल जो है उम्मीद करते हैं कि अभी तक जैसा रहा है वैसा ना रहे, और हमारे और आपके जो तमाम जानने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सब का पोर्टफोलियो पे हरा रंग थोड़ा सा भारी होते हुए दिखाई दे। थैंक यू विपुल जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, पहला सवाल तो मौजूदा स्थिति को लेकर के ही रहेगा सर, कि अभी की जो स्थिति है, अभी हमने होली मनाई और होली का जो त्यौहार है उसमें हमने देखा कि लाल रंग से ही सब लोगों ने होली खेली, ज़्यादातर पोर्टफोलियो लाल निशान में है। अब यहाँ से क्या बाज़ार की दिशा कुछ बदलती दिखाई दे रही है? क्या जो कंसर्न्स थे वैल्यूएशन को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर कुछ हद तक दूर हुए हैं इस गिरावट के बाद, या अभी भी चिंताएं बाज़ार को लेकर के बनी हुई हैं? विपुल जी, एक्चुअली अगर आप देखें ध्यान से, सितंबर 2024 में हमने पीक बनाया जी। और वहां से अगर आप देखें तो अक्टूबर में पहले 2-4 दिन अक्टूबर में ऐसी न्यूज थी कि भाई थोड़ा पैसा चाइना का रुख कर रहा है वगैरह। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो अर्ली अक्टूबर से बात स्टार्ट हो गई कि भाई ट्रम्प साहब, यूएस में ट्रम्प साहब की सरकार बन सकती है। और देखिए, जाहिर सी बात है, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में अगर एक राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है जो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम $500 बिलियन एआई में लगाएंगे, हम टैक्स में रियायत देंगे, इस तरीके की जब बातें होती हैं, और उसके ऊपर आप देखिए ओपन एआई चैट जीपीटी के समय से यूएस में एक एआई ड्रिवन रैली आपको देखने को मिली है। तो ट्रम्प साहब की सरकार जब चुन के आई उससे हमको देखने को मिला कि यूएस में एक और बड़ी रैली हुई, डॉलर का काफी भारी अप्रिसिएशन हुआ, यूएस में यील्ड्स भी बढ़े, उनको लगा कि उनकी आर्थिक व्यवस्था तेजी पकड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। तो यूएस का पूरा एक तरीके से मूड बदल गया कि भाई भारी तेजी, डॉलर का अप्रिसिएशन, यील्ड का बढ़ना और शेयर बाजार में उछाल। और ये हमारा जो एक टेम्पररी स्लोडाउन था उसके साथ ही हुआ, और चाइना में रीएलोकेशन होने की जब बात हुई तभी ये सारी चीजें होने लगी। तो इसके वजह से हम लोगों ने थोड़ा एफआई आउटफ्लो और एक मार्केट में गिरावट देखा। लेकिन विपुल जी, गुड न्यूज ये है कि अभी हम जिस माहौल में हैं, अब एआई को लेकर के कोई अभी तक कोई बबल बोलने की तो जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन हाइप, मेनिया, इस तरीके के वर्ड्स इसके साथ अब जुड़ने लगे हैं। और अमेरिका में आप देखिए कई कई दिन ऐसे हैं जहां पे रात को आप देखिए, मतलब नैस्डैक 2%, 3%, 4%, भारी, मतलब जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स हैं, मैंने आखिरी चेक किया तो कुछ 25% डाउन हो गए। नैस्डैक देखिए 12-13% डाउन हो गया। तो 2-3 चीजें हो रही हैं कि एक तो अमेरिका में ये एआई ड्रिवन रैली ये धीमे धीमे कूल ऑफ हो रही है। दूसरा, मस्क साहब और ट्रम्प साहब की पॉलिसीज के बारे में भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर आप इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था में 1-2 ट्रिलियन की कटिंग करेंगे स्पेंडिंग की, लोगों के जॉब्स रिड्यूस करेंगे और ये टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी वगैरह होगी, तो कहीं न कहीं पे इनकी आर्थिक व्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के अमेरिका की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स को और इंडिया को मार पड़ रहा था, मुझे लग रहा है कि वो अब हटने को है। और यूएस का मार्केट कूल ऑफ होना, देखिए शॉर्ट टर्म में यूएस में मार्केट गिरता है तो सिंपैथी और भाईचारे में हमारा मार्केट गिर सकता है, लेकिन इसके पीछे हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि भाई डॉलर गिरेगा और वहां के ब्याज दर गिरेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पे आरबीआई अपना लिक्विडिटी बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट कट करना, ये सब चीजें कर पा रही है क्योंकि यूएस का माहौल बदल रहा है। तो लंबा डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, आपको माफ कीजिएगा, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आने वाले महीने 2 महीने में देखिए, अभी 22,500 का 21,500 में बॉटम होगा या 22,000 में बॉटम होगा, आज होगा या अगले महीने होगा, बोलना मुश्किल है। लेकिन बॉटम से हम ज्यादा दूर नहीं है, और यूएस मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव अंदेशा है, इससे हमको काफी राहत मिल सकती है।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और राहत की सांस थोड़ी बहुत बीते कुछ दिनों में देखने को मिली भी है। और जितनी बड़ी गिरावट यूएस में देखने को मिली, हमने उस तरीके से वहाँ भारतीय बाज़ारों में वैसी गिरावट नहीं बनती हुई दिखाई दी। हमने एक रेजिलियंस जो है वो दिखाया है। दूसरा एक कंसर्न जो है, इस पर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। एफआईज की एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो भारी सेल ऑफ था वो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से बीते एक हफ्ते के अंदर अगर हम देखें, परसों हमने देखा कि इंडसइंड वाली घटना नहीं होती तो शायद नंबर्स थोड़े से और कम देखने को मिलते। क्या ये रिवर्सल हो सकता है क्या मार्च में, या अभी 1-2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा एफआईज के रिवर्सल के लिए? तो विपुल जी, अगर जो पहले हमने डिस्कशन किया उसी के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है ये। मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। कि भाई पिछले 2020-21 के बाद से, कोविड की रिकवरी से लेके अब तक, देखिए सारे इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, सारे डेवलपिंग नेशंस जो हैं, इन सबको अमेरिका की रैली, डॉलर का अप्रिसिएशन, अमेरिका के ब्याज दर बढ़ना, इन सब चीजों का मार डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट्स को पड़ा है। और हर एक कंट्री में आप देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन, एफआईएस का पैसा निकलना, मार्केट का परफॉर्मेंस खराब होना, ये हर एक इमर्जिंग मार्केट में, हर एक डेवलपिंग कंट्री में हुआ है, केवल इंडिया को छोड़ के। जो पिछले 4-5 महीनों में हम एफआईआई आउटफ्लो की कंप्लेन कर रहे हैं, जो हमको मार पड़ी है, वो हम पिछले 4-5 महीने में ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन ये भाई दूसरे देशों में पिछले 4 साल से चल रहा है। कई सारे छोटे छोटे देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, ताइवान, साउथ कोरिया, सबको आप देख लीजिए, सबके मार्केट का रिटर्न अब तक कोविड के पहले का रिटर्न रिकवर नहीं कर पाया। अब तक सबका मार्केट नेगेटिव है, सब जगह करेंसी डेप्रिसिएशन और फॉरेन आउटफ्लो है, इंडिया को छोड़ के। क्योंकि इंडिया वॉज ए, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक रैंक आउट परफॉर्मर था। तो एफआईआईज ने, इंडिया ने एफआईआईज को अच्छा रिवॉर्ड किया है। और पिछले 6 महीने के अलावा लंबे अरसे में आप देखें तो 15 साल में केवल 4 बार ऐसा हुआ है कि एफआईआईज का फ्लो इंडिया में नेगेटिव है। तो एफआईआईज के लिए इंडिया तो एक डार्लिंग मार्केट है, इस तरीके से मैं कहूंगा। और मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि हम खुद ही इंडिया में निवेश करने वाले सबसे बड़े से बड़े एफआईआईज में से एक हमारी कंपनी है, तो हम ये जानकारी के साथ बोल सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यूएस का डॉलर अप्रिशिएट होना बंद होगा, जब यूएस की मार्केट में एक तरीके से थोड़ी गिरावट आएगी, और अल्टीमेटली हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फुल फोर्स में बैक है, आरबीआई रेट कट्स, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सब चीज में चेंज है, गवर्नमेंट कंजम्पशन में भी काफी इजाफा करने की कोशिश कर रही है। तो जब हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं और यूएस के डोमेस्टिक कंडीशंस सॉफन हो रहे हैं, तो एफआईआई फ्लो तो वापस आना ही आना है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये जरूर मुश्किल है कि भाई मार्च में आएगा या जून में आएगा, बट आने वाले 3 से 6 महीने में रिवर्सल आपको पक्का देखने को मिलेगा। कि अगले 1-2 महीने में दोबारा रिवर्सल हो सकता है सर? सॉरी, कैन यू रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगले 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर एफआईआईज की वापसी होती हुई दिखाई दे सकती है सर? मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। टाइमिंग बोलना मुश्किल है, लेकिन पूरी संभावना है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो जो है एफआईआईज की जो है वापसी जो है जल्द देखने को मिल सकती है। अब जरा थोड़ा सा सर दूसरे कुछ एक जो कंसर्न तो नहीं कहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहे हैं, खासतौर से अब हमने देखा कच्चा तेल का कूल ऑफ होना, ये भारत के लिए कितना अच्छा है? क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न लंबे समय से रहा। करीब 1.5 साल तक हम लोग जूझते रहे इससे, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो या बाकी नंबर्स हो। क्या ये अब कहा जा रहा है, जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से $60, $50 तक के भी टारगेट्स निकल के आ रहे हैं क्रूड को लेकर के, तो क्या अगले 1-2 साल हम ये मान के चलें कि इस फ्रंट से हमारे लिए चिंताएं थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देंगी? इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो ग्लोबली जो आर्थिक व्यवस्था की सिचुएशन है, और एक जो ग्लोबल, जिसको आप पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई ट्रम्प साहब जो हैं, ये शेल ऑयल के हक में रहते हैं। 2016 से 2020 जब इनकी हुकूमत चल रही थी, तो तभी शेल ऑयल के ऊपर काफी काम किया। अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, हमारे पे भी प्रेशर है कि भाई आप अमेरिका से तेल खरीदिए, तो तेल में ये बहुत बड़े पार्टिसिपेंट हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर तेल का दाम जाता है, तो शेल ऑयल प्रोड्यूस करना अनअफोर्डेबल या मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि पॉलिटिकल एंगल ये है
कि भाई अगर तेल का दाम भारी मतलब 70 80 90 रहता है तो शेल ऑयल भी उसमें कम्पीट करेगा। लेकिन तेल का दाम अगर 70 65 और 60 होता है तो शेल ऑयल की जो अट्रैक्टिवनेस है वो वो कम हो कहीं ना जाएगी। कहीं प्रेशर में आ सकती है। तो ये पॉलिटिकल एंगल है उसका। और दूसरा चीज अगर आप देखें कि भाई चाइना जो सबसे बड़ी कंज्यूमर है या यूएस है, तो अगर इनकी आर्थिक व्यवस्था में चाइना में आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल एक तरीके से हो रहा है, यूएस को हम देख रहे हैं कि भाई स्लो डाउन की तरफ ये जा रहा है। तो तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने का, और ये यूक्रेन का वॉर कहें चाहे आप ईरान इजराइल जो भी कहें, वहां पे एक तरीके से एस्केलेशन तो नहीं हो रहा है, हमको कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के तेल के ऊपर दाम बढ़ने का आसार कम और दाम कम रहने का आसार ज्यादा नजर आता है। और अगर जो रही इंडिया की बात, तो हमारे भी जो ग्रोथ है इसमें तेल का बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि भाई पूरे के पूरे कंट्री में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, पूरी की पूरी कंट्री में ज्यादातर हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। तो इससे होता यह है कि भाई आप केरोसिन वगैरह कम यूज कर रहे हैं, डीजल कम यूज कर रहे हैं, तो ऑयल इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हो गई है। और सामने इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर है, काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हम बहुत ही बड़े नेट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। जी तो हर तरीके से तेल ने हमको सताना थोड़ा कम कर दिया है अभी। ठीक सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन अब थोड़ा सा जरा घरेलू बाजार पे लौटते हैं। जरा म्यूचुअल फंड के जो नंबर्स फरवरी के आए हैं, क्या वो थोड़े परेशान कर रहे हैं? जो हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने एसआईपी, कई सारी एसआईपीज बंद होती हुई दिखाई दी। इक्विटी इनफ्लो में कमी जो है काफ़ी लंबे टाइम जो है बाद जो है देखने को मिली, और ठीक ठाक कमी है ये। मतलब जो है अगर हम देखें तो करीब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करीब 26% के आसपास की कमी वो देखने को मिल रही है। आप इसे कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी कोविड के बाद आए थे, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलने लगा है। सो विपुल जी, अगर आप हिस्टोरिकली, मतलब मैं तो 25 ईयर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, इसके अलावा कोई काम मैंने किया नहीं है, तो मैं हिस्टोरिकली अगर आपको बोलूं तो इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जो है, मैं ये नहीं कतई नहीं कह सकता कि ये आइडियल है। देखिए आइडियल तो नहीं है, लेकिन भारी इंप्रूवमेंट है ये मैं जरूर देख सकता हूँ, बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए जब बाजार गिरता है, अब आप देखिए ऑन एन एवरेज एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आज 15 से 17% डाउन है। अगर आप थीमेटिक या सेक्टर फंड्स देखें तो कहीं स्मॉल कैप फंड्स देखें तो कहीं 20% से ज्यादा इसमें गिरावट है। बिल्कुल। तो अब क्या होता है सर कि लोग जब पैसा लगाने आते हैं तो उनको दिखता है कि जान पड़ता है कि भाई अपना पिछला जो पोर्टफोलियो है, पिछले साल 2 साल जो पैसा लगाया हमने लंबे अरसे का, ठीक है, लेकिन साल 2 साल में पैसा जो लगाया वो नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने अगर 1 साल में एसआईपी के 12 इंस्टॉलमेंट लगा दिए तो 12 इंस्टॉलमेंट लगाने के बाद 13वां 14 ये भी नेगेटिव में चल रहा है। तो जिसको पैसा लगाना है, वैसे तो गिरते बाजार में लगाना चाहिए, इसीलिए हम एसआईपी करते हैं क्योंकि कभी न कभी ऐसा मौका आएगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि जिसको पैसा लगाना होता है वो थोड़ा थम जाता है कि भाई और गिरेगा तो क्या करेंगे। और दूसरा, समझो किसी को पैसा निकालना है तो अपने 10 रुपए का 8 रुपए देख के नाराज जरूर होता है, लेकिन निकालते नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप देखिए कि जब तेजी होती है, जब मार्केट पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, तो लोग पैसा भी बिंदास डालते हैं, और जिसको पैसे की जरूरत है वो बेहिचक पैसा निकाल भी लेता है, क्योंकि सब पॉजिटिव में दिख रहा है। बिल्कुल। तो जब तेजी में होता है ना, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का वॉल्यूम बढ़ता है, और बाजार जब मंदी में होता है तो इनफ्लो वाला रुक जाता है, और जिसको पैसा निकालना था वो नाराज जरूर हो लेकिन निकालेगा नहीं, क्योंकि लॉस में या कम भाव में निकालना नहीं है। ठीक। तो एक ये ट्रेंड हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए आपको फ्लो नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको वॉल्यूम जरूर कम दिख रहे हैं इसके। और एसआईपी जहां तक रोकने वाली बात है, तो देखिए अभी भी 40 45 50 लाख एसआईपी रजिस्टर हो रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि भाई कुछ लोग एसआईपी अपनी रोकते हैं। तो देखिए सारे के सारे लोग जो एसआईपी रोकते हैं वो रोक के किसी और फंड में स्टार्ट करना है। समझिए कि आपने पिछले साल किसी सेक्टर फंड में किया, बहुत खराब परफॉर्मेंस है, अब आपको किसी ने सलाह दी कि भाई आप सेक्टर फंड में क्यों गए, आप डाइवर्सिफाइड फंड में चले जाइए। तो कहीं पे एसआईपी रुकती है तो कहीं पे
जुड़ भी सकती है, ऐसा नहीं कि भाई इंडस्ट्री से निकल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा एक रीबैलेंसिंग होना अनिवार्य है। और जरूर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब ये करें कि नहीं करें। ठीक तो ये एक मार्केट को देख करके बिहेवियर देखने को मिलता है। मिलता है। लेकिन ये बात आपने सही कही कि मैच्योरिटी तो आई है सर लोगों के अंदर। पहले जैसा पैनिक होता था वैसा पैनिक नहीं है अभी भी, जो कि हम लोग डेली कॉलर शो भी करते हैं, दर्शकों से सीधे बातचीत करते हैं। बहुत लोगों के सवाल यही आते हैं कि हमने ये पैसे बचा के रखे हैं, क्या एवरेजिंग कर लें। ठीक है, वो एक्सपर्ट की राय सुन करके वो अपना क्या करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बंद कर दो, बाज़ार बहुत, शेयर बाज़ार बहुत ख़राब चीज़ है, ये सट्टा बाज़ार है। जो पहले होता था कि भाई 2-4 बार लॉस लग गया तो लोग, अब ये कि नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कर रहे हैं, अगर वही शेयर जो हमको 100 रुपये में अच्छा लग रहा था, तो अगर वो 70 रुपये का है या 50 रुपये का हो गया है या 60 रुपये का हो गया है, तो हमको यहाँ पर जो है और पैसे लगा सकते हैं। या ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जो हमारे म्यूचुअल फंड के शोज़ हैं वहाँ पर भी लोग पूछ रहे हैं अब कि अब बाज़ार गिर रहा है तो क्या एसआईपी शुरू करने का सही समय है क्या। तो ये मैच्योरिटी तो देखने को मिली है। आपको किस तरीके के फीडबैक मिले सर, और अभी के सिचुएशन में जो तमाम हमारे म्यूचुअल फंड के जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या सजेशन देंगे आप, जो अभी जिनके पोर्टफोलियोज थोड़े डाउन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? बिल्कुल जी, अगर आप देखें तो देखिए, बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं, जैसे बफेट साहब को कोट करते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं कि भाई आप अदर्स में हैं कि आप अदर्स के बाहर हैं। ठीक है, तो पैसा उसी का बनता है, अबव एवरेज पैसा उसी का बनता है जो अदर्स में जाके नहीं जुड़ता है। राइट, तो हकीकत तो यही है कि भाई अगर आपको 26,000 निफ्टी में अपना एसआईपी कंटिन्यू करने में और पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो भाई 22,000 निफ्टी में तो आपको जरूर जिसको बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग में अगर किसी ने हमारा कॉन्वर्सेशन फॉलो किया तो बात ये आती है कि भाई हम बॉटम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, यूएस में मार्केट गिर रहा है, उसकी सहानुभूति में थोड़ा बहुत हमारा मार्केट भी गिरे, लेकिन जैसा मैंने बताया, जिन कारणों की वजह से मार्केट गिरना शुरू हुआ और अब हम जहां पे हैं, काफी सारी हेडविंड्स, काफी सारे नेगेटिव जो हैं वो पॉजिटिव में परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मार्केट, मतलब ये नैस्डैक गिरना, यूएस की आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचना, ये सब की वजह से और कितना गिरेगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में जो लोग पैसा लगाते हैं जी, फर्ज कीजिए कि अभी से लेकर के जून जुलाई 2025 आप एसआईपी बरकरार रखिए। अगर आप में थोड़ी करेज आती है तो एसआईपी को आप टॉपअप भी करिए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी लगाइए। तो जो लोग आने वाले 3-4 महीने में पैसा लगाते हैं, और फिर उम्मीद करता हूं आप 2026 में भी मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे और तब हम जब बात करेंगे तो लोग खुश होंगे हमारे इस कॉन्वर्सेशन से। ऐसा मेरा मानना है कि भाई पैसा लगाना चाहिए आने वाले 3-4 महीने में, और फिर 1-2 साल उसको रख के भूल जाना चाहिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अगले 3-4 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अगर आप लोग उनमें से हैं जो थोड़े से घबराए हुए हैं तो ना घबराएं, और जैसा कि जो शब्द आपने बोला कि जब दूसरे डर रहे हों तब स्वयं लालची बने, और जब दूसरे लालच दिखा रहे हो तब थोड़ा सा बाजार से डर करके रहें। तो ये जो वॉरेन बफे की कोट किया आपने, ये बहुत अच्छी लाइन है सर। सर, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब थोड़ा सा जरा हम कुछ एक सेक्टर, कुछ एक शेयर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं बाज़ार पे स्पेसिफिक बात करने के लिए। हमने देखा कि सर एक सेक्टर जिसने लोगों को काफ़ी रिवॉर्ड भी किया और एक सेक्टर जिसने कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, और दोनों ही पीएसयू हैं, और काफ़ी अच्छे पैसे बने। और अब जो है हर रोज़ हमारे पास सैकड़ों सवाल आते हैं, अब कब एवरेज करें, कितना, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई थी सर, काफ़ी करेक्शन आया है, क्या अभी भी पीएसयूज़ में दम है? क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी लोगों ने लोग बाहर भी मिलते हैं, हम लोगों ने भी लखनऊ में इवेंट किया था, वहाँ लोग पूछ रहे थे, मेरा जो पीएसयू इंडेक्स में पैसे लग रहे थे वो थोड़ा डाउन हो गए। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? क्या अभी भी अब पीएसयूज़ की वैल्यूएशन बहुत लोग कह रहे हैं काफ़ी महंगी है, क्या करें वहाँ पर जो लोग फंस गए हैं वो हायर लेवल पे, उनको एक क्या 2-4 साल के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या एवरेजिंग की सलाह देंगे आप? क्योंकि पीएसयू बहुत बड़ा सेक्टर है, पर इन जनरल मैं आपसे व्यूज़ जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल सरकारी कंपनियों का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? देखो जी, अगर आप देखिए थोड़े साल पहले ना सरकारी कंपनियों के परसेप्शन में और सरकारी कंपनियों का जो चलन है उसमें पॉजिटिव चेंज तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है विपुल जी। क्योंकि 3-4 साल 5 साल पहले
सरकारी कंपनियों को लेकर के लोगों का यही सवाल होता था कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार क्या बेचेगी क्या नहीं बेचेगी। वहां से निकल करके सरकार ने इसको एक पॉलिसी या एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे पीएसयूज को यूज करना शुरू कर दिया है कि भाई अगर आप देखें तो आर्थिक व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से स्प्रेड करना है, आर्थिक व्यवस्था में किन सेक्टर पे फोकस करना है, तो सरकार ने डेफिनेटली पीएसयू को चलाने का अपना जो स्टाइल है वो चेंज किया है जरूर। और ये 20 साल पुरानी बात नहीं है, डेफिनेटली परिवर्तन हुआ है इसमें। दूसरी बात आता है कि भाई पीएसयूज को जनरलाइज नहीं करके अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पीएसयूज फाइनेंशियल्स में हैं, जैसे बड़े बैंक्स हैं या एनबीएफसीज भी है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्योंकि एनपीएस सबसे कम है। आगे जाकर के आर्थिक व्यवस्था में आरबीआई की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, क्रेडिट क्रिएशन चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर आप पीएसयू की बात करें फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के, तब तो पॉजिटिव होना चाहिए हमको। अगर आप पीएसयूज की बात करें, समझिए कि डॉलर गिर रहा है, ऐसा देखा गया है कि भाई डॉलर गिरता है और चाइना जब अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो मेटल्स वगैरह में भी इजाफा देखने को मिलता है। तो पीएसयूज जो मेटल्स में या कमोडिटीज में है, उसका भी शायद बन सकता है कि भाई आगे से थोड़ी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिले। तो पीएसयू के अंडर भी सेक्टर बाय सेक्टर देखें। अब एक सवाल ये जरूर हो सकता है कि भाई बहुत सारे ये डिफेंस, एनर्जी, यूटिलिटीज, तो देखिए सेक्टर बाय सेक्टर है। अभी डिफेंस वगैरह का अगर आप देखें तो बहुत चल गए इनके दाम, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन भाई आने वाले 5 साल का ऑर्डर बुक भी अगर आपने प्राइस कर लिया है तो फिर क्या ही होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीएसयू में भी स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे जाना चाहिए। 2-3 चीजें जो पॉजिटिव है मैंने बताई है आपको, 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा चल गई है फिर उसमें ऑलरेडी पहले पैसा बन चुका, तो अब उसमें और फिर से कितना उछाल आएगा। बिल्कुल। तो बेटर ये है कि सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक देखें। ओवरऑल पीएसयूज में नेगेटिविटी होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सर, ये तो बात आपने कही बिल्कुल। लेकिन एक सेक्टर जिसमें कि वैल्यूएशन जो है उतनी माफ़ कीजिएगा खराब नहीं है, वो है बैंक सर। लेकिन अच्छी खासी पिटाई हुई, चले भी नहीं, रिजल्ट भी उतने ख़राब नहीं है जितनी की उम्मीदें की जा रही थी कि एनपीए को लेकर के या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंसर्न थे। जरा मार्केट कैप किस तरीके से टूटी, जरा अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। ये देखिए जरा, अगर हम सितंबर से लेकर के 12 मार्च तक के अगर हम नंबर्स पे नज़र डालें, एसबीआई की मार्केट कैप 57,000 करोड़ से ज़्यादा साफ़ हो गई, आईओबी 29,000 करोड़, कैनरा बैंक 26,000 करोड़ से ज़्यादा, बैंक ऑफ बड़ौदा 23,000, पीएनबी 23,000 करोड़ से ज़्यादा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूको बैंक 15,000 करोड़, पंजाब एंड सिंध 10,000, बैंक ऑफ इंडिया 7,500, यूनियन बैंक 7,000 करोड़। तो ठीक ठाक मार्केट कैप साफ़ हुई है, और ख़ासतौर से अच्छे अच्छे बैंकों की। बहुत लोग जो मिड कैप बैंक थे वो बिल्कुल लोगों ने मतलब लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। लोगों ने सोचा सस्ते शेयर हैं, टिकट साइज़ छोटा है, ले लेते हैं ना, तो फंडामेंटल ख़राब है लेकिन शेयर भी नहीं चल रहे हैं। अभी बैंकों को लेकर के ओवरऑल रुख क्या है सर आपका, खासतौर से पीएसयूज में? क्योंकि अभी भी हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो कहते नहीं प्राइवेट की तरफ जाएं। रिटेल सरकारी में समस्या क्या है वो समझ में नहीं आ रही सर। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे देखिए, कई बार लोग ऐसा बताते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर, मैं उससे सहमत हूं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसमें कोई फंडामेंटल कारण नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टेट बैंक और बीओबी, पीएनबी जो बड़े बैंक्स हैं, और एक तरफ आप देखें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक है, एक्सिस है, तो जो टॉप बैंक्स प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, मैं पॉजिटिव हूँ। हमारा फंड हाउस जो है वो पॉजिटिव है इनके ऊपर। शायद लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को टेक्निकल रीजन से प्रेफर कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि जानते हैं कि पिछले समझिए 2021-22 और अब आप देखिए 2024-25, 2 बार ऐसा हो गया कि एफआईएस की भारी सेलिंग आई। और ऑब्वियसली एफआईएस अगर बेचेंगे तो भाई वही बेचेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में है, तो इनके पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा थे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप देखिए कहीं मैनेजमेंट चेंज हुआ, कहीं कुछ एचडीएफसी बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, कहीं एफआईएस सेलिंग हुआ। तो कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिव रिटर्न्स मिले और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स चले ही नहीं। और अब जब मैं बोल रहा हूं, हम भी बात कर रहे हैं कि एफआईएस का फ्लो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा कहीं टेक्निकली लोगों का बिलीव हो सकता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा चलेंगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फंडामेंटली ऐसा कोई रीजन है। आई थिंक पीएसयू बैंक्स के बैलेंस शीट्स, बिजनेस पोटेंशियल सब कुछ बरकरार है। जैसा मैंने बताया, पीएसयूज का चलन भी काफी चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग, रिकैपिटलाइजेशन, बहुत कुछ मेहनत की है गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर। तो फाइनेंशियल्स में पॉजिटिविटी है। शायद मैं, जैसा मैंने बताया, टेक्निकल रीजन की वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर, चाहे वो फिर एनबीएफसीज हो, कैपिटल मार्केट कंपनीज हो, या जैसा हम बात कर रहे हैं बैंक्स। ठीक है। सर, अभी आपने बैंकों का जिक्र आप कर रहे थे तो एकदम से इंडसइंड बैंक की याद आ गई। अब सर, इस तरह का जब एक्सीडेंट होता है या इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें सर? अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मार पड़ी। जब अदानी वाला केस हुआ था तब भी हमने देखा था इस तरह का मामला। फिर धीरे धीरे करके जो है म्यूचुअल फंड ने, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बने रहे, बहुत सारे लोगों ने दूरी बनाई, लेकिन जो रिटेल निवेशक है उसके लिए कोई गुंजाइश बचती है क्या? और इस तरह के मामले जब आते हैं तो क्या आने वाले समय के लिए भी थोड़ा एक, बहुत लोग अभी चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है बाकी बैंकों के भी जो है वो एक्सपोजर होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पर भी इस तरह का मामला निकल के आए। इस तरह की सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो देखिए, मतलब ये इसका कोई एक्सक्यूज या कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर किसी बैंक के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है या डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग जो है वो, देखिए, जब डिस्क्लोज करेंगे तभी डिस्क्लोज होएगा, जानने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है पब्लिक इंफॉर्मेशन में। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप देखें तो ये एक बैंक तक सीमित है। हर एक बैंक में ऐसा प्रॉब्लम हो, या जैसे आप अभी जो डिस्क्लोजर्स हुए उसमें पता चला कि भाई आरबीआई को पता था, और आरबीआई ने बताया कि भाई ये आप लॉस इसको रिकॉग्नाइज करिए और इसको आप रिपोर्ट करिए। तो आरबीआई वाज अवेयर, इनके ऑडिट्स में आया था, और फिर इन्होंने एक एक्शन लिया कि भाई बाजार में इसको रिपोर्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी की जाए और इसका लॉस प्रोविजनिंग किया जाए, राइट। तो ये एक बैंक तक सीमित है, अदरवाइज आप देखें तो दूसरे किसी बैंक में ऐसा है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो मैं ऐसा सोशल मीडिया वगैरह पे काफी क्रिटिसिज्म देखता हूं, जहां पे लोग बोलते हैं कि भाई हम सब एसआईपी लगा रहे हैं लेकिन हमारा पैसा। बिल्कुल। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चलाते हैं, करेक्ट। जैसे हमारे फंड में, अगर आप हमारा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड फंड देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। लेकिन मैं जनरली इंडस्ट्री के बिहाफ पे बोल रहा हूं कि भाई इसी म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, मतलब कि भाई एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, और अल्टीमेटली आपको एक म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बीएसई 500 या निफ्टी 50 या किसी इंडेक्स के मुकाबले देखना है, और आमतौर पे जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं उसके तुलना में आपको देखना है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि भाई एक स्टॉक जो है वो बेंचमार्क का बहुत छोटा हिस्सा है, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज में बहुत छोटा हिस्सा है, तो एक स्टॉक के 20-25% गिरने से मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा, इसके ऊपर डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स को बेटर रिसर्च करना चाहिए, बेटर काम करना चाहिए, बेटर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ये जरूर मैं मानता हूं। लेकिन क्योंकि सब अपने बेंचमार्क के सामने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चला रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, और अगर म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं तो अल्टीमेटली इतना असर नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बार बार होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसे रिस्क आते हैं, इसी को जान करके तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चलाया जाता है म्यूचुअल फंड्स में। बिल्कुल। और इसीलिए तो एक पोर्टफोलियो अप्रोच को हम लोग हमेशा प्रोपेगेट करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं, आगे भी होंगी, लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन से ही बच के रहेंगे। ठीक सर। आईटी पे क्या आप, व्हाइट ओक का कुछ व्यू बदला है क्या सर? जो अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम रहा, यूएस में जो कुछ चल रहा है, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि वर्स्ट जो है वो हो गया है आईटी का पूरा, लेकिन अभी हमने देखा इन्फोसिस जैसी कंपनियों को एक दिन में 5% टूटते हुए, क्योंकि अमेरिका से संकेत जो है काफ़ी ख़राब हैं। अमेरिका के अंदर जो है काफ़ी सारे कंसर्न नज़र आ रहे हैं, रिसेशन की बात होने लगी है डिस्कशन के दौरान। तो फिर चूँकि बहुत बड़ा रेवेन्यू आईटी का आता है, आईटी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? विपुल जी, अगर आप देखें आईटी कंपनीज जो हैं पिछले 3-4 साल में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 2021 से लेकर के बरकरार एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पिछले 2024 में जो गिरावट शुरू हुई उसमें स्टार्टिंग के समय में इतनी गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन जब से फिर से एआई का न्यूज़ आया तो भाई कि भाई एआई की वजह से सब ऑटोमेट हो जाएगा, फिर ये कंपनियां क्या ही करेंगी, और अब यूएस में रिसेशन होगा। तो मुझे क्या लगता है, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, मेरे को 1999 में किसी ने बोला था कि जब ये Y2K के प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद आईटी कंपनी का कोई काम नहीं रहेगा।
फिर किसी ने बोला कि भाई सब डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो इनका काम नहीं बचेगा, फिर किसी ने बोला कि क्लाउड पे सब चला जाएगा सॉफ्टवेयर, फिर इनका काम नहीं बचेगा। तो क्या होता है, हर 5 साल में इसकी ओबिचुरी लिखी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, और इंडिया सबसे बड़ी से बड़ी कंपनियों का सर्विस प्रोवाइडर कोई ना कोई इंडियन कंपनी है। तो आई थिंक कि इसमें हम लोगों को ज्यादा फ्यूचर फोरकास्टिंग में नहीं पड़ के, जी। जब वैल्यूएशन रिलेटिवली कंपेयर टू द पास्ट, जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगे जैसे कि अभी है, हम्म। तो कंपेयर टू द पास्ट जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगने लगे तो एंट्री लेनी चाहिए। लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखें तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि केवल बड़ी आईटी कंपनियां या यूएस को फेसिंग आईटी कंपनियां होती हैं। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक आईटी कंपनीज भी है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। जैसे स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं आईटी में, ये काफी स्पेशलाइज्ड है अपने कारोबार में। जी। तो हमारे पोर्टफोलियोज में आईटी में स्मॉल एंड मिड कैप ज्यादा है, बड़ी कंपनियां कम हैं। लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर का, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। वरना तो क्या है कि हर 3-4 साल में इसकी ओबिचुरी लिखी जाती है, लेकिन ये कंपनीज काफी अडेप्ट कर लेती है अपने आप को। क्या सर ये जो बजट के अंदर कदम उठाए गए थे, बजट पे आपसे बात हुई थी, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए, वो काम कर रहे हैं सर? और एफएमसीजी खासतौर से हम की बात करना चाहेंगे, एफएमसीजी हो या बाकी जो वो सेक्टर, वो कंपनियां जो मतलब कंजम्पशन स्टोरी पे प्ले करती हैं, उनमें क्या पैसे लगाने का वक्त है? उनको क्या प्ले करना चाहिए, या आपकी थीम क्या रहेगी अभी? सो विपुल जी, कंजम्पशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो जिसको हम बोलते हैं कि वाइट गुड्स बोलते हैं, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन बोलते हैं, कि भाई ये नहीं कि फूड प्रोडक्ट्स, ऑयल, सोप, शैम्पू, तो एफएमसीजी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन। और देखिए, केवल जो गवर्नमेंट टैक्स में जो रियायत दिया है उसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए, आने वाले समय में 8th पे कमीशन आएगा। बिल्कुल। करेक्ट। तो पास्ट हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि ये पे कमीशन जब आते हैं, तब भी मिलियंस, मतलब लाखों की तादाद में जो सरकारी कर्मचारी है, इन लोगों का कॉम्पेंसेशन पूरा रिव्यू किया जाता है। और वो आएगा मेरे ख्याल में अगले साल जनवरी में, लेकिन पूरा एरियर्स के साथ आएगा। और जैसे अगर 2008 का मुझे याद है, 2008 में 6th पे कमीशन आया था। तो अभी भी अगर आप इंटरनेट पे इसके आर्टिकल्स ढूंढेंगे, मीडिया कवरेज ढूंढेंगे, आपको मिलेगा कि भाई 2008 का जो आखिरी क्वार्टर था, वो मारुति का हाईएस्ट सेलिंग क्वार्टर था। तो और उस समय में जब ये पे कमीशन वगैरह आता है, जी। तो सरकारी कर्मचारी को जो सेल्स करते हैं, समझो पूरे सेल्स में 4% है, तो वो किसी समय में 15-16% हो गया था। तो बोलने वाली बात यह है कि ये तो ऑटोमोबाइल का तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन जितने भी हाई वैल्यू कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, वाइट गुड्स बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, ये सब चीजों में इजाफा होता है पे कमीशन और टैक्स की रियायत जी। देने से। एफएमसीजी कंपनीज का विपुल जी अलग चैलेंज है कि भाई एफएमसीजी कंपनीज में आप देखिए कि पहले तो पेनिट्रेशन तो है इनका, लेकिन अब इनको लोकल ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिए, पहले इनका वेल सेट डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब क्विक कॉमर्स, क्विक सर्विस आ गया है। जैसे आप देखिए जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सारी चीजें आ गई है। तो ये लोग अलग ब्रांड्स को शायद पुश कर रहे हैं, या इनके प्लेटफॉर्म्स के कोई अलग ब्रांड्स या अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज को शायद प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चैलेंजेस भी हो सकती है। और हम देखते भी हैं कि ये लोग अपना स्ट्रेटेजी बदल के इसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, उसको मुझे ऐसा लगता है वाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। आपने ऑटोमोबाइल्स का जिक्र किया सर, क्या ये जो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा चली और उसके बाद बड़ी बुरी तरीके से ऑटो शेयरों में गिरावट भी रही, कि जो ईवीज़ को लेकर के जो बातचीत हुई कि वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाएगी और वो 5% हो जाएगी, हमने देखा एमएनएम जैसा शेयर एक दिन में काफ़ी बुरी तरह टूटता हुआ दिखाई दिया। तो ये अभी कंसर्न बना हुआ है कि अगर मस्क इंडिया आते हैं तो ऑटो सेक्टर का भारत के क्या होगा, ईवीज़ का क्या होगा, और या फिर भारत की तरफ से ड्यूटीज़ घटाने को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत जो चल रही हैं। तो चर्चाएं हैं, अभी तक सरकार क्या फैसला लेती है वो देखा जाएगा। लेकिन क्या ऑटो सेक्टर के लिए अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं? क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी, खाली महंगी गाड़ियाँ बिक रही थी। आप कैसे देख रहे हैं ऑटो सेक्टर को? सो दो चीजें हैं। पहले ये जो फॉरेन कंपटीशन की पहले बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन कंपटीशन को तो देखिए, सेक्टर बाय सेक्टर हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज ने अडेप्ट किया ही है।
ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सेक्टर नहीं है जहाँ पे इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज ने मात दे दी हो। ऑटो में भी अगर आप देखें तो ठीक है, Hyundai है यहाँ पे, और आपको दिख रहा है Hyundai है, किया मोटर्स है। तो इनको भी सर मतलब मिड 90s से लेकर के अब हम मिड टू मतलब 30 साल से तो Hyundai मोटर्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, करेक्ट। तो इनको 30 साल लग गए हैं मारुति को कंपटीशन देने में। और मारुति का अगर आप देखें 1984 से मारुति यहाँ पे इंडिजिनाइज्ड कंपनी, पहले इंपोर्ट फिर इंडिजिनाइज ये हुआ। तो एक कंपनी जो गाड़ी इंपोर्ट करती थी, फिर किट्स इंपोर्ट करती थी, और फिर 100% इंडिजिनाइज हुई। तो आप देखिए उससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम और पूरे के पूरे देश पे कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। तो एक तो ये इनका योगदान, उसके ऊपर से अगर आप प्योरली फॉरेन कंपनीज की बात करें तो उनका भी भारी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये Hyundai वगैरह 30 साल से यहाँ पे आप देखिए एक्सपोर्ट हब बन गया, हम इंडिजिनाइज हो गए पूरी की पूरी तरीके से। तो ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए ये पॉजिटिव है, और ये भी बताता है कि डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स है चाहे महिंद्रा है, इन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट करके बहुत बढ़िया काम किया है, राइट। अब महिंद्रा ने भी कोरिया में एक कंपनी अक्वायर की थी, टाटा ने भी आप देखिए अक्वायर किया बाहर। तो इंडियन ऑटो कंपनीज ट्रूली ग्लोबलाइज्ड हैं, और मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को अडेप्ट और कॉम्पीट कर लेंगे। अगर आप ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई 2018 से ऑटो का एक डाउन साइकिल शुरू हुआ, क्योंकि IL&FS डिफॉल्ट, क्रेडिट क्राइसिस, उसके बाद इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए, रोड टैक्स बढ़ गए। 2018-19 में मुझे याद है बहुत सारे देश के बहुत भागों में बाढ़ आई थी। उसके बाद भारत स्टेज 6 का अडेप्शन, उसके बाद कोविड। तो 2-2.5 साल तक ऑटो के डिमांड को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। और फिर 2021, 22, 23 में एक भारी सा रिबाउंड हुआ। मतलब हम 18 से 20 लाख गाड़ियां बेचते थे, हम सीधे सीधे 45 लाख गाड़ियां बेचने लग गए। तो एक भारी चेंज हुआ। तो एक एक्सपांशन हुआ, और फिर एक आप देखिए कंसोलिडेशन। तो अब यहां से फिर से एक नया फेज बनेगा। आई डोंट थिंक वी शुड गेट नेगेटिव। ठीक सर, ऑटो का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है अभी। जी चलिए सर, अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में आते हैं सर। अभी के लिहाज से, चूँकि सवाल तो बहुत सारे मेरे पास, अभी फहरिस्त लंबी है, बार बार बताया जा रहा है कि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं, कम से कम अगले 1 साल के लिए, जहाँ पे आपको संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? टॉप प्रायोरिटी में तो सर मैंने जैसे 2 चीज हमने डिस्कस की वही रहेंगी। एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें पूरा ही लेंडिंग, नॉन लेंडिंग, कैपिटल मार्केट्स पूरा। दूसरा डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन। जी डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में हमने व्हाइट गुड्स और ऑटो की बात करी, उसके साथ मैं जोड़ दूंगा कि भाई ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, ये सारा भी रहेगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक सर। सर आज की चर्चा में आप जुड़े, बड़ा अच्छा लगा सर। चलते चलते कुछ संदेश आप एक लाइन का कुछ देना चाहेंगे, जो निवेशक जो बेचारे घबराए से बैठे हुए हैं और हर रोज सवाल पूछते हैं, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे उनके लिए चलते चलते? विपुल जी, हमको सिर्फ निवेशक को ये समझाना चाहिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव, देखिए हर साल 2 साल में एक बार मार्केट ऊपर के लेवल से 15-20% गिरता है, और हर दूसरे तीसरे साल न्यू हाई बनाता है। हर बार कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन मार्केट का चलन तो यही होता है। तो जैसे मार्केट में हम बोलते हैं ये तो ऐसे ही चलेगी, तो डरना नहीं है, और आने वाले 3-4 महीने में अभी का जो माहौल है उसका फायदा लेना है। और जैसा मैंने बताया, आने वाले साल 1.5 साल बाद अगर हम मिलेंगे तो लोग पॉजिटिवली देखेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका आज के महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी पूरी फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें सर, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, और जब भी समय मिले, आप व्यस्त रहते हैं पता है, लेकिन जब भी थोड़ा समय मिले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकाला कीजिए, और थोड़ा लोगों का भरोसा जो है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आया कीजिए सर। थैंक यू सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जो सीख हमें मिली है वो बात जो आशीष जी ने कही, ये वक्त घबराने का नहीं है। ये जो अगले 2-3 महीने हैं, इनमें जो आप पैसे लगाएंगे वही अगले साल भर के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, खुशी लाएंगे। बाज़ार उतार चढ़ाव बाज़ार के अंदर चलते रहते हैं। जब बाज़ार में उतार हो तब ऐसे मौके पर पैसे लगाने का ही वक्त होता है। हम लोगों ने बहुत लोग ऐसे जो परेशान देखे हैं, जिन्होंने कि बिल्कुल पीक पर जाके खरीदारी की है। तो बहुत ऊपर जाने पे खरीदारी करने के बजाय जब बाज़ार नीचे हो तब खरीदारी करें। SIPs को बंद करने का वक्त ये नहीं है, बल्कि टॉप अप करने का वक्त है। तमाम बातें आशीष जी ने कही। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।